कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द ब्रेकफास्ट स्टडीज। और एक नए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? और कल एक बड़ा ही शानदार जो है वो सेमिनार हुआ, दिव्यांशी AIR रैंक 95, हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व का विषय है। और हम उसको रिकॉर्डेड भी डाल देंगे अगर कोई वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है तो। और देखते ही देखते गुरुकुल परिवार इतना बड़ा हो गया और ये कैंपस बड़ा पसंद आया दिव्यांशी को भी कि बहुत ही शानदार कैंपस, बहुत ही इमेजिनेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ इसको बनाया गया है। और पूरा परिवार एक मंच पे था और सारे बच्चे, एकदम जैम पैक्ड सेमिनार, बहुत ही मज़ा आया देख के। और गुरुकुल परिवार काफ़ी बड़ा, काफ़ी शानदार हो चुका है, नो डाउट। तो ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है और लगातार हम इसी तरह से ग्रो कर रहे हैं, लगातार हम इस पर अच्छा कर रहे हैं। और जो लोग नहीं पहुंचे उनके लिए सेमिनार के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो वीडियो फॉर्मेट में लगातार आते रहेंगे, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट है और कल अगर आपने दिव्यांशी को सुना भी होगा तो आपको पता होगा कि वो प्रीलिम्स में 2 बार फेल हुई, राइट? 2 बार वो नहीं क्रैक कर पाई। तो फेलियर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का, कि कैसे हम उसे टैकल करते हैं, कैसे हम चीज़ों को करते हैं। और प्रीलिम्स जो है वो बहुत ही डरावना हो चुका है, बहुत ही खतरनाक हो चुका है। प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा सीरियसनेस चाहिए, लेकिन अंदाज़ा ये है कि जितना भी हमारा सेटअप बनाया गया वो मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा बात करता है, प्रीलिम्स को लेकर ज़्यादा बात नहीं करता, प्रीलिम्स को लेकर डेडिकेटेड स्टडीज़ की बात नहीं करता है। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कल दिव्यांशी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही थी और वो मैसेज ये दे रही थी, जब इनका प्रीलिम्स नहीं निकला, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकला, तो लोगों ने इनके ऊपर बहुत ताने डालने शुरू कर दिए थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और अब नहीं होगा, कोई दूसरी नौकरी कर लो, प्लान बी कर लो, इसमें कुछ नहीं हो सकता। आपने बड़े ध्यान से जो है वो सुना होगा इसके बारे में। देखो, अगर ये इनके साथ हो रहा है तो ये आपके साथ भी हो सकता है। प्रीलिम्स एक ऐसा मोड होता है जहां पर अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं तो समाज आपको बहुत ही गलत नज़रों से देखता है, बहुत ही अलग तरीके से आपको जो है वो ट्रीट करता है और वहाँ आपको दिक्कत आती है। तो ये आपको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कल आपने इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना होगा, दिव्यांशी की बातों को, जिन्होंने वो पेन सहा है, वो जो है वो दर्द से गुजरी और उसके बाद वो टॉप 100 के अंदर आती हैं। तो यहाँ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि प्रीलिम्स बहुत अनप्रडिक्टेबल है, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने RFR मेथड जो है वो निकाला है। RFR मेथड की यही जो सबसे खास बात है कि प्रीलिम्स को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त एटीट्यूड है इसके अंतर्गत। कल से ये बैच शुरू हो रहा है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इस एक वीक के बाद इसकी फीस भी हम बढ़ा देंगे। तो RFR मेथड प्रीलिम्स कैसे निकाल सकता है इसके बारे में जोड़ा, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, राइट? तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो RFR मेथड जो है, अगर आप लगातार इसको देखेंगे तो RFR मेथड बेसिकली हमारे कई लेवल पे काम करता है। पहली बात, ये हमारी जो मेमोरी है उसके हिसाब से काम करता है। हम जिस तरह से सीखते हैं उसके हिसाब से सीखने के पैटर्न पे ये काम करता है, सीखने के पैटर्न पे काम करता है, सीखने के पैटर्न पे काम करता है। तो सीखने के पैटर्न का मतलब क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है, बड़े ध्यान समझना, RFR मैंने बहुत ही अपने NLP का जो एक आउटपुट है मैंने उसके हिसाब से इसको बनाया है। तो आप इस बात को बड़े गहराई से समझना कि ये बेसिकली क्या है और ये कैसे काम करता है। तो जब मैंने इसको डिज़ाइन किया है, जब मैंने इसको बनाया है, तो उसको इस हिसाब से बनाया है, सीखने के एक डेवलपमेंटल मोड पे हमने इसको डेवलप किया है कि हमारा जो दिमाग होता है वो 2 तरह की मेमोरीज पे काम करता है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, बड़े ध्यान से समझना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वर्ड यूज करते हैं मेमोरी और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसको बनाने के लिए हमें बार बार अपना टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। तो मेमोरीज के 2 पार्ट यहां पर होते हैं।
अब टाइम कंज्यूमिंग, बड़े ध्यान से समझना कि मैंने आरएफआर को बनाया क्यों और आरएफआर का पर्पस क्या, क्यों ये आपको कम समय में बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाला है, राइट। तो आरएफआर में जो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया, इस पे जो लगातार हम बात कर रहे हैं वो लगातार जो है वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे ये क्लास होगी। अब होगा क्या, जब हम इसको बनाने पे आएंगे दोनों मेमोरीज पे, तो मेमोरी बहुत टाइम लेती है, राइट। ये मेमोरी इस तरह से होती है कि मेमोरी इम्प्रिंट करती है। तो आप जैसे कोई स्टेप लेते हैं, एक बार कहीं चलते हैं तो धीरे धीरे वो इम्प्रिंट पड़ता है। अगर आप जिस रास्ते, न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन्स हमारे हैं, जो दिमाग की मेमोरी यूनिट होती है, वो कहती है कि जिस रास्ते आप जा रहे हो, मतलब जिस वे में आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर सेम वे में आप लौट आते हो, यानी इसी तरह से आप लौट आते हो, यानी ये आप गए और ये आए, मेमोरी का प्रिंसिपल समझो, तो यहां पर उसका जो इम्प्रिंट होता है वो बहुत हायर होता है, और इसी की वजह से ये परमानेंट मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब जरा देखो कि हमसे गलती क्या होती है। मैंने इस सिद्धांत को कैसे डेवलप किया एनएलपी पे, और देखना आने वाले समय में ये बहुत क्रांतिकारी जो है वो एक मेथड होगा, जिसको आप कहेंगे कि हाँ जो है वो सर आपने पूरी जो है ये पढ़ने का तरीका बदल के रख दिया। या धीरे धीरे रियलाइज करेंगे जैसे जैसे जो लोग आरएफआर में जा रहे हैं, जैसे अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं यूसुफ अली सर, उन्होंने लिखा है कि आपकी वो क्लास आज तक याद है, आरएफआर साइक्लोन वाली, भूल ही नहीं सकते। कारण क्या है कि मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूं, आप इसको टीचर के रूप में मत देखो, यानी मैं आपकी मेमोरी और माइंड पर बहुत ज्यादा काम करता हूं। अब होता क्या है कि हम लोग पढ़ते कैसे, हम लोग फॉरवर्ड मेथड पढ़ते हैं, दिस इज फॉरवर्ड मेथड। आपने कोई बुक उठाई, पढ़ना शुरू किया, उसको जो है पूरा पेज बाय पेज पढ़ते चले गए। लेकिन एट अ सेम टाइम हमें क्या जरूरत पड़ती है, रिवीजन की, हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है। हम रिवीजन देखो नहीं करते हैं। कल अगर आपने दिव्यांशी को सुना होगा कि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेशर में जो है वो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। अब जो यहां पर सेगमेंट है वो सेगमेंट ये है कि आपको सेम टाइम पे वापस लौटना पड़ेगा, यानी सेम टाइम पे रिवीजन करना पड़ेगा। स्टैट्स कहते हैं कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट अपने शेड्यूल में रिवीजन को नहीं रखते हैं, और रिवीजन का मतलब होता है उसको नए ढंग से वापस लेकर आना सेम टाइम। तो अब या तो हमारे पास टाइम कम होता है, हम ढेर सारा पढ़ते चले जाते हैं कि चलो यार बुक्स पढ़ते हैं, आज 100 पेज पढ़ना है, 200 पेज पढ़ना है, तो हम पढ़ते चले जाते हैं। एट अ सेम टाइम आपको वापस भी लौटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एज अ सेम टाइम आपको वापस भी लौटना है। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल, अगर आप सेम टाइम पे नहीं लौटे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी तो आपको पता है कि प्रीलिम्स में एक बड़ी घातक चीज होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना और अच्छा लगे तो मुझे बताना। प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा जाल ये है कि प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग होती है। तुम्हें पता है फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो निगेटिव मार्किंग होती है। सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, सारे बच्चे विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत सब कुछ पढ़ते हैं, राइट। तो वहां पर क्या होगा कि निगेटिव मार्किंग हो जाती है। जैसी निगेटिव मार्किंग होगी, आप मतलब उसमें निगेटिव मार्किंग इसलिए होती है कि आपको पूरी जानकारी नहीं होती है, और एक किताब पढ़कर इतनी बड़ी जानकारी लेना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। और वो निगेटिव मार्किंग क्या करता है, पीछे वाला जो आपका आंसर सही है उससे से 0.66 मार्क निकाल लेता है, राइट। तो ये जो है ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये मेमोरी के हायर सिद्धांतों पर मैंने बताया। अब मैंने लगातार हजारों बच्चों की काउंसलिंग की, उनसे बात की, उनके पास फेल होने के तरीके को देखा, उनकी स्टडी की, और मैं अपनी स्टडी को अपनी डायरी में लिखता रहता हूं। तो मुझे समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द 90% हमारे स्टूडेंट जो है रिवीजन नहीं करते हैं। आप कितना भी समझा लो, इसका कारण भी है कि हमें जो है रिवीजन करना पसंद ही नहीं है, हमारे वो न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर में आता ही नहीं है। हम सभी को नए कपड़े, नया खाना, नई जगह, ये सब हमें बहुत आनंदित करता है। तो जब हमारे हाथ में कोई किताब आती है, राइट, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम उसको बार बार, हमें लगता है जल्दी जल्दी इसको पढ़ दें, हमें सिखाया जाता है लक्ष्य पूरा करो। तो ये किताब मेरे हाथ में आई, अब मुझे बहुत आनंद महसूस होगा कि मैं इसके लास्ट पेज तक पहुंच जाऊं। लेकिन ये हो गया कि लास्ट पेज तक तो पहुंच गए, सवाल है कि मेमोरी कैसे काम कर रही है। तो मेमोरी को आपको लॉन्ग टर्म में करने के लिए सेम इम्प्रिंट डेवलप करना पड़ेगा। अब मैंने कई समय तक, बहुत लंबे समय तक बच्चों को रिवीजन का टाइम टेबल बनाना, SQ3R मेथड सिखाना, माइंड मैपिंग सिखाना, थॉट मैपिंग सिखाना, सब कुछ सिखाया। इसके बाद भी जो है बच्चे रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर उनको एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ सेगमेंट होता है कि उस पाथ पर दोबारा लौटना हमें रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि इसको लौटना रेजिस्टेंस होता है। अब मैं लंबे समय तक कोई तरीका सोच रहा था कि इतना बताने के बाद SQ3R मेथड मैंने बताया, फोनेटिक्स बताया, ठीक है, तमाम तरह के मेथड बताए, फिर भी बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा है। डाटा, ऑडियो क्लिप दी, सब कुछ हुआ।
अब यहां से क्या होगा, बड़े ध्यान से इसको सुनना, कि यहां से होगा क्या कि आप इस पाथ पर चले गए, पाथ ए पे चले गए और वापस तुरंत नहीं लौटे, तो आपकी 80% इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती, 80% आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, और यही भूला हुआ आपके नेगेटिव मार्किंग का कारण बन जाती है, और आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं, कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, आप अच्छा आंसर डिलीवर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अब जैसे दिव्यांशी ने भी बताया कि रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सामने दिक्कत क्या है, अब मैंने स्टूडेंट की मानसिकता को समझा, समझो कि ये कितना आरएफआर, कितना हाई लेवल ऑफ प्रोग्राम है, मैंने एनएलपी का अपना सारा पावर इसके अंदर डाल दिया है। अब होता क्या है कि एक तो नया स्टूडेंट होता है, उसको लगता है कि मुझे अभी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, टाइम कम है, सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपके पास टाइम कम है और आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। मानते हो इस बात को? कितने लोग मानते हैं कि हमेशा ये डर बना रहता है मेरा सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा, अभी मेरी ये किताब खत्म नहीं हुई, अभी मेरी वो किताब खत्म नहीं हुई। हमारे पास टाइम होता है कम और हमारे पास टास्क होता है ज्यादा, हम इसी तरह से अपना टाइम टेबल बनाते हैं। अब उस टास्क में हमारे पास वापस लौटकर रिवीजन करने का कोई मेथड नहीं होता है, तो नतीजा यह हो जाता है कि अगर हम सेम पाथ पर नहीं लौटे, इसको बोलते हैं न्यूरल पाथ, क्या बोलते हैं इसको? न्यूरल पाथ बोलते हैं। अगर हम इस पर नहीं लौटे तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी पैदा कर देता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब इसको कैसे मैनेज करें कि बच्चे के पास टाइम कम है, नया पढ़ना अच्छा लगता है, वापस पुराना लौटना बहुत कठिन होता है। तो ऐसा क्या करूं कि ये अगर रिवीजन नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ा रीजन, मैं जितने बच्चों से बात करता हूं, सर 80 क्वेश्चन करके आए हैं, सर 70 क्वेश्चन करके आए हैं, 2 दिन बाद जब आंसर शीट मिलाना शुरू करते हैं, सर 40 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, 22 गलत हो गए, और जैसे ही वो नेगेटिव मार्किंग 5 क्वेश्चन के ऊपर गई, वैसे ही समझ लो कि आप